जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज जो है भूगोल का हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। जो अगला इकाई है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। उसका जो है क्या क्वेश्चन आंसर रहता है, क्या लघुत्तरीय प्रश्न है और क्या ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, उसको जो है समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, तभी आपको समझ में आएंगे। और कोई दिक्कत हो जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो। चलिए सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं। आपसे सवाल, पहला सवाल ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। सवाल पूछा जाएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारक क्या है। तो देखिए, भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है मृदा का कटाव, यानी मिट्टी की कटाव को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं, जिससे भूमि निम्नीकरण भी कहा जाता है। अत्यधिक सिंचाई के माध्यम से या तो अत्यधिक या तो कोई भी मतलब कोई समस्याएं आ जाती है, विविधाएं आ जाती है, तो क्या होता है मिट्टी का कटाव होता है। बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है मिट्टी का कटाव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान कट कर चल जाना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। और उसका मुख्य कारक क्या है, तो आंसर बताएंगे ऑप्शन डी दिया रहेगा आपका बुक में। तो इसमें बताएंगे अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के माध्यम से भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि क्या है, तो बताएंगे ये जो है पहाड़ी वाले क्षेत्रों में होता है। वृत्ताकार खेती होता है, या तो फिर क्या करते हैं, सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, ताकि ऐसे खेत होता है, एक यहाँ का मिट्टी पानी बहा तो इसमें चला जाता है, इसमें यहाँ चला जाता है। तो इससे जो है पानी का भी बचत होता है, सिंचाई करने में भी सुविधा होती है और मिट्टी के कटाव क्या होता है, रुक जाता है। तो बताएंगे सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आप लोग बताइएगा सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड, ऑप्शन डी सही, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। और अगला बताएंगे तीसरा क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ है। मरुस्थलीय मृदा का मतलब जिसमें एक बंजर भूमि मान लीजिए, जिसमें कोई फसल नहीं लगाई जा सकती हो, जिसमें कोई उपज नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ है। तो निम्न में से ऑप्शन दिया रहेगा, उसको हिसाब से मारिएगा। तो ऑप्शन बी मिलेगा राजस्थान। राजस्थान क्या है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ हुआ है, तो बताएंगे राजस्थान में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन दिया रहेगा कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, उसका नाम है एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को मतलब उसकी जो है वंश वृद्धि को रोकने का कार्य करता है कौन, एंड्रीन नामक रसायन होता है, जो उसके वंश वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। तो बताएंगे मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, एंड्रीन है, ऑप्शन सी सही। और पांचवा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो बताइएगा ऑप्शन बी रेगूर मृदा। क्या बताएंगे, रेगूर मृदा। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला सवाल दिया था कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य बताएंगे। जलोढ़ मृदा क्या है कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और वह काफ़ी उपजाऊ होती है। तो जलोढ़ मिट्टी कहेंगे तो बोलेंगे भारत की जो है कहता है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताएंगे। तो बोलेंगे जलोढ़ मृदा उत्तर भारत के जो है, उत्तर भारत के राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्रों में क्या है, विस्तार रूप से फैली हुई है। तो बताएंगे उत्तर भारत के राजस्थान और गुजरात जैसे एरिया में क्या है, उत्तर भारत के गुजरात, उत्तर का मतलब हो गया भारत का नक्शा जब बनाइएगा तो उसके ऊपर चला जाएंगे, आधा से ऊपर चले जाएंगे। तो बताएंगे उत्तर भारत राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में फैली हुई है कौन, जलोढ़ मृदा का विस्तार। तो बताइएगा जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार उत्तर भारत के राजस्थान तथा गुजरात जैसे राज्यों में क्या है, विस्तार रूप से फैली हुई है। और बताएंगे कि जो यहाँ इसका विशेषता पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस मृदा की कौन सी विशेषता है, कौन सी फसलें लगाई जा सकते हैं। तो बताएंगे इस मृदा में गेहूं, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें को क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। तो बताएंगे जलोढ़ मृदा वाले राज्यों के नाम राजस्थान तथा गुजरात में जो है विस्तार रूप से फैली हुई है। इस मृदा में गेहूँ, मक्का, चावल और जो है दलहनी फसलें लगाई जा सकती है। अगला सवाल है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि क्या है, तो समोच्च कृषि को क्या कहते हैं, सोपान कृषि। सोपानी कृषि और समोच्च कृषि दोनों एक ही होता है। समोच्च कृषि क्या होता है, ये हम जो है पहाड़ के ढलानों पर क्या करते हैं, जुताई करते हैं खेत का, या तो उसका कोड़ खन करके उसको जो है कुदाल वगैरह से लगाते हैं क्या चीज़, फसलों को। तो ये जो क्या है ढलान पर लगाया जाता है। समोच्च कृषि क्या है, बोलेंगे जब पर्वतीय क्षेत्रों को या ढलानों को जो है वृत्ताकार
जोत कर और उसमें क्या है फसलें लगाई जाती है, तो इस पद्धति को कहते हैं समोच्च कृषि कहते हैं। यानी कृषि का यह पद्धति, यह प्रक्रिया समोच्च कृषि कहलाती है। समोच्च कृषि का मतलब एक रेखा जैसा वृत्ताकार गोल गोल बनाते हैं, उसको कहते हैं समोच्च कृषि कहा जाता है। और समोच्च कृषि जो है बताएंगे, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, तो डह देंगे समोच्च कृषि के बारे में। बोलेंगे जब पर्वतीय क्षेत्रों और ढलानों पर वृत्ताकार खेत कर जुताई करके उसमें जब हम फसलें लगाते हैं तो इस प्रक्रिया कृषि का यह पद्धति समोच्च कृषि कहलाती है। ये खासकर कहाँ प्रचलित है, तो उत्तराखंड राज्यों में प्रचलित है, पहाड़ी वाले एरिया में प्रचलित है। और अगला आपसे सवाल तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पवन अपर्दन का मतलब होता है कि पवन अपर्दन का मतलब हवाएं क्या करती है, मिट्टी का अपर्दन करती है, यानी मिट्टी को उड़ा ले जाती है। हवाएं जब चलती, तेज हवाएं तूफान चलती हैं तो क्या होता है अपने साथ मिट्टी को भी उड़ा ले जाती है, यानी जो धूल कण को उड़ा लेती है, जिससे क्या होता है वहाँ का मृदा का अपर्दन होता है। तब पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति सबसे उपयोगी मानी जाती है, तो बताएंगे पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पट्टिका कृषि क्या होता है, दो गो पट्टी जैसा बना दिया, इसमें घास की पट्टियाँ विकसित कर दिया, इस साइड भी घास की पट्टियाँ लगाता है, बीच में फसल को बो देता है, जिससे क्या होता है जब हवाएं तेज चलती है तो उससे जो है मिट्टी उखड़ नहीं पाता, जिससे फसलें बच जाती है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे देखिए इसमें क्या है, एक तरह से इस तरह से पट्टी बना दिया, ये क्या है इसमें घास लगा देते हैं और बीच में जो है फसल को बो देते हैं। इस पंक्ति में बीच में जब फसल को बो देते हैं, जब हवाएं चलती है तेज रफ्तार से तो इससे फसल को उड़ा नहीं पाती है, जिससे क्या होता है फसलों की भी रक्षा हो जाती है। तो बताएंगे पट्टिका कृषि सबसे अधिक उपयोगी में पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। इसमें क्या होता है, तो बताएंगे घास की पट्टियां विकसित करके इस कृषि को किया जाता है, इससे मृदा अपर्दन नहीं हो पाते हैं और फसलें बच जाती है और जिससे का उपयोग हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो इतना बात लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अगला है भारत के किन किन राज्यों में, जो भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। नदी डेल्टा क्या होता है कि नदियों द्वारा जो बरसों से जो नदियां प्रवाहित होती रहती है, तो नदियां अपने साथ बहुत सारे कचरे को, धूल और जो है मिट्टी को, गाद को ले आती है और दिन प्रतिदिन प्रवाहित होने के कारण वहाँ एक जो बड़ा सा टीला जम जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं डेल्टा। जैसे आप लोग सुने भी होंगे सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में जो विकसित है, सुंदरबन का डेल्टा। जी हाँ, आपने सही सुना, सुंदरबन का डेल्टा। तो डेल्टा का शाब्दिक अर्थ होता है नदियों के द्वारा जो ढेर बन जाता है, मिट्टी बन जाता है और उसी पर बगीचा उग जाते हैं, उसी पर पेड़ उग जाते हैं और उससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है, उसी टीला को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो कहता है भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और बताइए कि यहाँ की मृदा यहाँ की मृदा की क्या विशेषताएँ हैं। तो बताएंगे भारत के पूर्वी तटीय भागों में, भारत के पूर्वी तट चलेंगे तो हमारा देखिए भारत का नक्शा जब हम बनाने का प्रयास करें तो इसको मिटा देते। देखिए अब भारत का नक्शा की बात करें हम तो इस तरह से जब चलेंगे तो ऐसे मानकर चलिए कि आपका भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया दिख रहा होगा आपको, ये हमारा भारत का क्या है, पूर्वी तटीय भाग है, इसको कहेंगे पूर्वी भाग। और इस तरफ हमारा हो गया पश्चिमी भाग, ऊपर चला जाएगा उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। तो पूर्वी तटीय भागों में, पूर्वी तटीय का मतलब होता है किनारा, तो भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। नदी डेल्टा का विकास कहाँ हुआ है, तो भारत के पूर्वी तटीय भागों में। बताएंगे कि भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ खासकर कौन कौन, तो जो है यहाँ जो मिट्टी बनती है तो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा विकसित यहाँ जो है निर्मित डेल्टा है। और यहाँ की डेल्टा की क्या विशेषता है, यहाँ की जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। तो बताएंगे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जो है दोमट मिट्टी कहते हैं। और बताएंगे किन किन भागों में, तो भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ जो है कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा है। यहाँ की जो है यहाँ की मृदा की विशेषता यह है कि यहाँ की मृदा काफ़ी क्या होती है, उपजाऊ होती है, जिससे फसली जो पैदावार जो है काफ़ी अधिक पैमाने पर होता है। इतना बात लिख देना है, आपका क्लियर हो जाएगा। सॉरी। और एक अंतिमा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, फसल चक्रण का क्या मतलब होता है, फसल चक्रण का मतलब होता है एक ही साथ 2-3 फसलों को बो देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, फसल चक्रण का मतलब ही होता है एक साथ 2 फसलों को बोते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक फसल बो दिए, उसको जब पक जाता है उसको काट करके घर ले आते हैं, अगला फसल तैयार होता है उसका फिर उपयोग कर लेते हैं। मतलब एक गोली में 2 शिकार चलाते हैं। तो बताएंगे एक गोली में 2 शिकार करते हैं कैसे, तो बोलेंगे जब दलहनी पौधों के बीच में, जब 2 या 2 से अधिक फसलों के बीच एक दलहनी पौधों को लगा दिया जाता है, 2 फसल है उसके बीच
क्या लगा देते हैं, दलहनी फसल। दलहनी फसल में जैसे हो गया बैताल हो गया, और उसके बाद हो गया मसूर हो गया, अरहर हो गया, ये सब क्या फसल है, दलहनी फसल। तो जिससे दाल प्राप्त होता है उसको दलहनी फसल कहते हैं। तो बोलेंगे जब दो फसलों के बीच एक दलहनी फसलों को लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे मिट्टी का जो गुण बना रहता है। और चूँकि हम जानते हैं, बताएंगे कि दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। और इसकी जो है, इसका जो है, इस मिट्टी का जो शक्ति है, उपजाऊ उर्वरा शक्ति घटती नहीं है। तो बताएंगे कि फसल चक्रण क्या है। तो फसल चक्रण बोलेंगे जब दो या दो से अधिक फसलों के बीच एक दलहनी पौधों को लगाना ही क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। और चूँकि दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को बरकरार कंट्रोल करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं, और जिससे मिट्टी की क्या होती है, गुणवत्ता बनी रहती है, और जिससे खेत जो है काफ़ी उपजाऊ होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फसल चक्रण। तो मृदा में किस प्रकार, मृदा संरक्षण में सहायक है, तो हाँ, तो बोलेंगे फसल चक्रण मृदा। अतः इसी प्रकार फसल चक्रण मृदा संरक्षण में क्या है, सहायक है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता क्या होती है, बनी रहती है। ये था हमारा लघुत्तरीय सवाल, और ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को कवर कीजिए, उसके बाद भूगोल का लघुत्तरीय प्रश्न आद मत कीजिए, बस समझते हुए चलिए, और ध्यान में रखिए कि जवाब किस तरीके से देना है। और आप यदि भूगोल का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहला बात ध्यान रखिएगा, जो है सबसे पहले क्वेश्चन को याद रखिए। जब क्वेश्चन याद हो जाएगा तो आंसर आपके आप आ जाएगा। देखिए हम कुछ बात लिखे हैं इंट के लिए, ये बहुत, बस इतना बात भी रखेंगे तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इतना भी मतलब इशू नहीं है कि हम कैसे करेंगे, भूगोल को कैसे लिख पाएंगे, इतना घबराना नहीं है, ठीक है। हम हैं तो फिर क्या गम है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, बाय।